गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अब फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है एंडिंग पोजीशंस पर आ चुका है। हो सकता है आज ही समाप्त हो, नहीं तो कल निश्चित तौर पर समाप्त होगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर, अटेंशन प्लीज, फिर सेकेंड चैप्टर में हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट है। ठीक है, उसमें टीचर का ज़्यादा अहमियत नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं उसे याद रखना होता है और उसके बाद यूनिट और डायमेंशन दोनों हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, ये टाइम इस बार फुल मिल नहीं रहा है, इसलिए कोर्स कंप्लीट होने में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। 1 घंटे से काम चलेगा नहीं, इसलिए सेकेंड चैप्टर ऑनलाइन चलाते रहेंगे, जो कि पढ़ते रहिएगा आप लोग। और जहाँ प्रॉब्लम आया तो क्लास जब आइएगा तो पूछिएगा, तो हम क्लास में उसे डील कर देंगे। सेकेंड चैप्टर में कोई प्रॉब्लम बच्चे को जनरली नहीं ही आएगा, अगर बाय चांस आया तो हम बता देंगे। ठीक है, और चैप्टर थर्ड जो कि ओरिजिनल फिजिक्स स्टार्ट होगा, मौसनी ने स्ट्रेट लाइन, वह कल से यानी ये चैप्टर समाप्त होने के बाद से स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तभी कोर्स कंप्लीट होगा, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट करना नामुमकिन है। ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे का अगर मन है तो 2 बार आइए, तब परेशानी से अच्छा है कि आप यूट्यूब पर देखिए, आप लोग के लिए छोड़ा जाएगा, एक समय दिया जाएगा रात में 7 से 9, रात में 7 से 9 बजे तक आप देख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं देख पाइएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास आप रात में 7 बजे से लेके 9 बजे तक देखिएगा, उसके बाद प्राइवेट होगा। ठीक है, बहुत प्राइवेट होगा, इरेगुलर वीडियो होगा, यानी सीरीज में जैसा अभी चल रहा है उस तरह से फ्री नहीं होगा, उचित समय आने पर ऐसा कर देंगे। ठीक है, तात्कालिक अभी फ्री छोड़े हुए हैं, या तो हो सकता है यूनिट डायमेंशन फ्री छोड़ भी दें, वो डिपेंड करता है मेरे पर। ठीक है, तो हम लोग अभी नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का क्या नियम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर एंड हो जाएगा मेरा। तो नेचुरल फोर्स में ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो था 11th में है। कहाँ पे है ये? 11th में है। 11th में है इसीलिए उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना डिटेल्स में भी फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया है, केवल उसका नेचर के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th क्लास में है। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी केमिस्ट्री में है, 11th में ही है, केमिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस में फोर्स लगता है। और 12 का पार्ट बताए थे न्यूक्लियर फिजिक्स, एक ब्रांच था फिजिक्स का जिसका नाम क्या था? न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें है उसका डिटेल। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो भी न्यूक्लियस में फोर्स लगता है, वो भी न्यूक्लियर चैप्टर में ही है, 12 के मॉडर्न फिजिक्स में अंतिम में जाके। ठीक है, क्योंकि अंतिम में उसको इसलिए दिया है कि बहुत सारे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा तभी उसको हम समझ पाएंगे, अगर अभी बताएंगे तो बिल्कुल बकवास लगेगा, चीज़ें को समझ में नहीं आ पाएगा, बहुत नया नया टर्म आप सुनोगे और आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होता है, जो ज़रूरत है उस हिसाब से अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशन पढ़ा दिए इसीलिए ये कि क्योंकि ये 11th में ही है, जब हमारा ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा तो उस समय हमें टाइम कम लगेगा। चलिए, अच्छी बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कल हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा पूरा कर दें। क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड बॉडी। नहीं, जैसे देखिए सपोज डैट ये अर्थ है, सपोज डैट ये अर्थ है, अर्थ है मतलब पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है। ओके, कोई भी बॉडी अगर यदि रखते हैं, थोड़ा ऊपर भी थोड़ा नीचे भी, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मान के चलिए यहीं पर कोई बॉडी है तो ऑब्वियसली है पृथ्वी खींचेगा, इसका मास m है और इसका मास क्या है
कैपिटल एम। कितना है? कैपिटल एम। और अर्थ का जो मास है जानते हो कितना होता है? 10 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg लगभग। ठीक है, कितना होता है? 6 इंटू 10 पर पावर 24 kg। ये होता है हमारा अर्थ का मास। और इसका मास कुछ भी होगा, 10 kg, 20 kg, 50 kg, जैसा बॉडी होगा उस हिसाब से। ध्यान से देखिए, आप 10th क्लास के में या 9th क्लास में आप सुने होंगे कि कोई भी बॉडी को mg फोर्स से खींचता है। कौन सा फोर्स है? mg फोर्स से, जिसको वेट फोर्स कहे थे। ये भी कौन सा फोर्स है? इसका ग्रेविटी फोर्स है। कौन सा है? या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये उस चीज़ को दिखा देंगे आज, क्यों इसको mg लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ देखा था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो ऑब्वियसली है, अर्थ का जो एक्सेलरेशन था, दोनों के बीच फोर्स लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। बोलो, ये भी खींचा था, ये भी खींचा था। सेब ने इसको इधर खींचा था। बोलो, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था, इस डायरेक्शन में अर्थ का जो एक्सेलरेशन था ऊपर की ओर, किधर? ऊपर की ओर, ये क्या निकला था? 0। लेकिन इसका कितना एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि अब ये भी नीचे आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कितना एक्सेलरेशन होगा? ए बॉडी, ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है कोई, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अर्थ है ये, और ये क्या है? वस्तु है कोई, बॉडी है मान लो। बॉडी मतलब बॉडी बोलते हैं, या बॉडी, बॉडी मतलब वस्तु। इसका एक्सेलरेशन को ए बी दे दो। क्या दे दो? कोई भी वस्तु कितना से गिरता है नीचे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरता है कि नहीं नीचे? जिसको हम लोग छोटी जी से दिखाते थे, याद करो बचपन को, दिखाते थे। कोई भी वस्तु कितना तेजी से गिरता है नीचे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नहीं, यही गिरेगा, जो इसी का एक्सेलरेशन जो है, इसी को, यही है 9.8। इसी को हम लोग स्मॉल जी कहते हैं। नहीं, और इसी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन फोर्स लगा रहा है? यही लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको ग्रेविटी फोर्स कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक वस्तु अर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो में से अगर एक बॉडी अर्थ है तो उसको ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं और ग्रेविटी भी कह सकते हैं। नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं और गुरुत्व भी कह सकते हैं। नहीं, यानी इस गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये ग्रेविटी फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। नहीं, यानी यही जो एक्सेलरेशन है इसका नीचे, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका पूरा नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। हिंदी में इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत? और कल ये भी तुम्हें बताए थे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं, कोई वस्तु पर अगर फोर्स लग रहा है उसका फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसीलिए F बाय, ये मास से इधर डिवाइड हो जाएगा, F बाय m को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। F बाय m को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। ये बात जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो इसने लगाया अर्थ पर कौन सा फोर्स है? ये वाला जो एरो दिखा है ना, कि ये खींच रहा है किसको? अर्थ को, 0। अब अर्थ ने लगा रहा है इस पर किधर? नीचे की ओर। ध्यान से देखना, ध्यान से। अर्थ ने लगा रहा है किधर? नीचे की ओर। ये जितना फोर्स लगाया, ये जितना फोर्स लगाया अर्थ पे, उतना ही लगाएगा अर्थ भी इस पर, लगाएगा कि नहीं? और इस फोर्स को हम लोग कहेंगे, दोनों फोर्स आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल।
तो चलिए नाउ अब फोर्स का क्या फार्मूला जानते हैं, Gm1 मतलब बड़ी m किसका, मास अर्थ का, इनटू छोटी m बॉडी का मास बाय r स्क्वायर। r क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है, कहां से कहां तक, सेंटर से लेके सेंटर तक। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए, ये जो पृथ्वी का रेडियस है ये कितना है, 6400 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, इतना किलोमीटर है। और ये ऊंचाई क्या होगा, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में ये ऊंचाई क्या है, बहुत बहुत, जैसे 5 करोड़ है, उसमें से अगर 10 रुपया आपको नहीं भी देगा तो आप लड़ाई कीजिएगा। अगर किसी के पास 15 रुपया बाकी है और 10 रुपया नहीं देगा तो लड़ाई कीजिएगा कि नहीं, क्योंकि 15 रुपया के रिस्पेक्ट में 10 रुपया का वैल्यू है, लेकिन 5 करोड़ के रिस्पेक्ट में 10 रुपया का वैल्यू नहीं है। वही कंडीशन है, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में ये जो हाइट है बहुत ही कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाइट क्या होगा, बहुत कम। तो इसका मतलब यहाँ से दिखाने का भले लग रहा है कि बड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन चूंकि अर्थ को उतनी बड़ी दिखा नहीं पाए हैं, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस को अगर 6400 किलोमीटर का दें तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर 6400 किलोमीटर का दें तो कोई बुरी बात, ये 1 मीटर होगा, ये 6400 किलोमीटर है, जोड़ेंगे भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सरफेस के नज़दीक है ये बॉडी, कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के नज़दीक में है, नहीं नज़दीक में है, यानी यह डिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस आप 6400 किलोमीटर ले सकते हो। नहीं तो r स्क्वायर के जगह पर केवल पृथ्वी की त्रिज्या ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। तो बताइए F = G कैप। अब आइए किसका एक्सेलरेशन अब निकालना है, इसका 0 हो गया, बॉडी का, तो बॉडी का मास तो ये है, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर दिए, क्या बचा इधर, G कैपिटल है बाय रेडियस का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, बताइए फोर्स बाय मास को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। किसका, जिसका मास है उसी का एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर देखिए किसका एक्सेलरेशन निकला, बॉडी का, यानी इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन, वो क्या निकला, G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। ओके, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यही जो एक्सेलरेशन, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने एक्सेलरेशन से किसी भी चीज को खींचेगी पृथ्वी, कोई दिक्कत। यानी आपके पास G इक्वल टू क्या आया वैल्यू, आंसर क्या है, G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी में बाबू सबका, यानी G का ये फार्मूला हो गया, G का ये, और बचपन में जो सीखते थे कि वेट फोर्स, पृथ्वी जो खींचती है भार बल से, कौन सा बल से, जिसको हम लोग mg बोलते थे, क्या बोलते थे। अब तुम देखो ये m है, रहने दिए, g के जगह पर क्या हो जाएगा, g कैपिटल M बाय R स्क्वायर। बोलो G m1 m2 बाय R स्क्वायर है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। अर्थ के केस में Gm बाय R स्क्वायर का एक मान निकाल लिया, जिसका मान क्या था, 9.8। अब यह फोर्स निकालना बड़ा आसानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, फार्मूला क्या हो जाता है, छोटा। अगर अर्थ है तो उसकी ग्रेविटी Gm बाय R स्क्वायर, Gm बाय R स्क्वायर हो जाता है, और उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 9.8 होता है। क्या होता है, 9.8 होता है। तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें किसी बॉडी पर तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, या अर्थ का ग्रेविटी फोर्स निकालें बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। चीज़ें को समझे, इसीलिए ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ऐसा नहीं कि ये कोई दूसरा फोर्स है और ये कोई दूसरा फोर्स है, नहीं,
इसी का एक स्पेशल केस है, यह यूनिवर्स के कहीं पर भी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो लिखते हैं, ये जो लिखते हैं, एक बॉडी अर्थ हो गया, इसीलिए अर्थ जो दूसरे को खींचेगा या दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगा वो वाला फोर्स है। ये चीजें समझ में आ गया। ओके, अब 9.8 कैसे होता है। जी का वैल्यू आपको बताए थे 6.67 इंटू 10 पर पावर माइनस 11, और मास होता है अर्थ का 6 इंटू 10 पर पावर 24 बाय आर। रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर है। 1000 से गुना कर दिए तो क्या बन गया मीटर, क्या बन गया। और इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग सरल करने पर यही जी का वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहीं से इस जी का वैल्यू निकलता है क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वस्तु न रखे दूसरा कोई बॉडी है, ये वस्तु न रखे दूसरा कोई बॉडी है, पूछेंगे बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो तुरंत क्या करते थे जी पृथ्वी का मास लिखना पड़ता, फिर वस्तु का मास लिखना पड़ता, फिर कितना डिस्टेंस पर है वो, नहीं क्योंकि सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, पृथ्वी के सतह के नज़दीक आर ही होगा, नहीं स्क्वायर नहीं। अब बार बार कैलकुलेशन करके इसका मान फिर इसका मान लिख करके फिर कटाते, बड़ा बड़ा सवाल बनता नहीं। इसीलिए इतने बड़ा चीज का एक मान ही निकल गया, साइंटिस्ट ने निकाल दिया, और ये 9.8 है। अब मास अगर आपका 10 kg है, कितना है 10 kg है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका निकल जाएगा, पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10 और ये 10 कैंसिल 98 न्यूटन, कितना निकल जाएगा। और ऐसे पुट करो जी का मान, फिर इसका मान पुट करो 6 इंटू 10 पर पावर 24, फिर रेडियस करो जैसे यहाँ किया है नहीं, उसके बाद फिर मास पुट करो, बड़ा कैलकुलेशंस होगा, हर बार बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए निकालने में कठिनाई होगा, आंसर तो इतना ही निकलेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने Gm/r² अगर अर्थ है तो यह तो होगा ही, और एक्स्ट्रा में क्या आएगा जो बॉडी होगा नहीं, इसीलिए इसको बोल दिया जी, क्या बोल दिया ये जी। कितने तेजी से खींच रही है पृथ्वी, वह है गुरुत्वीय त्वरण। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आप 10 kg का है, कितना फोर्स लगाता है पृथ्वी, आप 10 kg का है, मास हो गया 10 kg, कितना फोर्स लगाएगा पृथ्वी, आप तुरंत बता दीजिएगा सर पृथ्वी जो फोर्स लगाएगा mg, क्या लगाएगा mg नहीं। वही जो पृथ्वी अगर खींचना बंद कर देगा तब आपको भार महसूस होगा, बोलो जल्दी से। पृथ्वी अगर नहीं खींचेगा तो आपको भारी लगेगा जी। माथा पे कुछ उठाते हैं भारी क्यों लगने लगता है, आपको भी खींच रहा है और वो जो वस्तु रखे उसको भी खींचने लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए आपको क्या लगने लगता है भारी, किसके कारण से लगता है, क्या आंसर है ग्रेविटी फोर्स के कारण से लगता है नहीं। इसीलिए उस फोर्स को समटाइम्स कभी कभी भार बल भी कह देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए उस फोर्स को समटाइम्स कभी कभी भार बल भी कह देते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कहे कि ये वाला फार्मूला यूज होना स्टार्ट हो जाएगा इधर से ही नहीं, जब तक ग्रेविटेशन पहुंचेंगे उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा नहीं। तो आपको क्लियर हो गया एकदम 100%। इसलिए बच्चों तो आपको समझ में आ गया पृथ्वी किसी भी बॉडी को, ऐसा नहीं कि चाहे बड़ा भी रहे और छोटा भी। कुछ बच्चा सोचता है कि जैसे ये दोनों है गिराएंगे, ये भारी है ये हल्का है, कौन पहले गिरेगा, गलत बात। तेजी बराबर है इन दोनों का, इसलिए भारी रहे या आप समझिए भारी है तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, भारी है तो फोर्स, हल्का है तो फोर्स कम लगेगा। ध्यान दीजिए, वी कंसंट्रेट, फिजिक्स है, रटवाते नहीं है हम, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ध्यान से देखो, और रटना वो बुरी बात भी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बैठ के रटना या बुरी बात है। ध्यान से देखो तो एक हाँ जो भारी है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा,
चूंकि भार बल बराबर क्या होता है, वेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। जी तो कांस्टेंट है, एम जिसका ज्यादा उस पर ज्यादा फोर्स। तो बाबू ये भी देखो, ज्यादा भारी है चलने के लिए ज्यादा फोर्स भी चाहिए उसको, जो हल्का है उसको चलने के लिए कम फोर्स भी तो चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए भारी रहे चाहे हल्का रहे, गिरेगा दोनों साथ साथ नहीं। यानी उस छत पर से अगर मोटा आदमी कूदा और पतला आदमी दोनों एक साथ तो गिरेगा साथ साथ। लेकिन हड्डी किसका टूटेगा? हड्डी किसका टूटेगा? मोटा का, क्योंकि उस पर भार बल ज्यादा लगता है। इसीलिए दोनों को दौड़ाओ, पतला भी है और मोटा भी है, दौड़ाओ दोनों को। कौन ज्यादा दौड़ेगा? पतला। क्यों? मास कम है, भार कम लगे खींचेगा उसको, वेट कम लगे खींचेगा वेट फोर्स से। भारी जो है उसको खींचेगा, सेट सब गिरता है कुर्सी पर से, हाथे टूट जाता है। समझ में आ रहा? पतला दुबला आदमी छलांग लगा देता है, कुछ नहीं होता है। बच्चा छत पर से गिर जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यही अगर यदि हैवी है बहुत कुछ हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन क्या है? भारी आदमी जो जिसका मास ज़्यादा है उसको पृथ्वी ज़्यादा खींचती है, और जिसका मास कम है उसे पृथ्वी कम खींचती है। समझ में आ गया? जो भारी है जिसका मास ज़्यादा है उसको ज़्यादा खींचती है, जिसका मास कम है उसे कम खींचती है। तो समझ में आ गया? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। यानी आपको अगर यदि कभी यूज होगा इसीलिए लिख देते हैं, वेट फोर्स मतलब होता है भार बल। क्या होता है इसका मतलब? भार बल। ये कौन सा फोर्स है? यही ग्रेविटेशनल फोर्स। यही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ है तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटी फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही ग्रेविटी फोर्स जो है, यही ग्रेविटी फोर्स जो है, इसी को कहते हैं वेट फोर्स। क्या कहते हैं इसको? वही भार है तुम्हारा नहीं, और वही है तुम्हारा कितना? एम जी। तुम्हारा मास और जी पर डिपेंड करता है। समझ में आया? लेकिन धारणा गलत है जनरल आदमी का, जो फिजिक्स नहीं जानता है, ठीक है, वह पूछेगा नु आपका वेट कितना है, वो बोल देगा 10 kg। आपका वेट नहीं है 10 kg, आपका मास है 10 kg। वेट इज द फोर्स, वेट फोर्स है। आपका वेट 98 न्यूटन, 10 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन है आपका वेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचता क्या है कि जो देखिए जिसका मास ज्यादा होगा ये बढ़ेगा कि नहीं? ये तो कांस्टेंट है। मास ज्यादा होगा बढ़ेगा कि नहीं? इसीलिए लोग समझ बैठता है क्या, मास और भार एक ही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेट अलग चीज है और मास अलग चीज है। क्लियर? क्वेश्चन आता है, क्योंकि लोग का धारणा गलत है बहुत सारे लोगों का, इसीलिए यह क्वेश्चन जरूर पूछता है। वेट आपका वेट एक आदमी का मास 40 kg है तो उसका वेट कितना होगा? एक ऑप्शन दे देगा 40 kg भी, जो कि गलत हो जाएगा। मास में 40 kg, वेट नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? उतारो इसको फटाक से। जल्दी से उतारिए। थोड़ा सा तेजी से उतारना है। यहाँ से लिखना है आप लोग को, इस जगह से। हम अभी जो बोलेंगे आपको सुनना नहीं है, आधा दिमाग से सुनना है, ज़्यादा दिमाग से क्या करना है? लिखना है। ठीक है, खड़े हैं तो कुछ ना कुछ बके, थोड़ा बहुत भी तो ज्ञान जाएगा। बकने के लिए कहोगे तो हम दिन रात बकते रहेंगे, नहीं समझे?
समय को भी देखना पड़ता है। इसीलिए कभी भी मोटा आदमी अगर यदि है उससे एक छलांग नहीं लगाना चाहिए, उसका हड्डी टूट सकता है। पतले आदमी छलांग लगाएंगे तो उसका हड्डी नहीं टूटेगा। एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी एक साथ कहीं से छलांग लगाता है तो गिरेगा दोनों एक साथ, दोनों गिरेगा सेम टाइम में, लेकिन मोटे को ज़्यादा आघात पहुंचेगा क्योंकि वेट फोर्स उस पर ज़्यादा होगा, और पतले को कम आघात पहुंचेगा क्योंकि उसका वेट फोर्स जो है यानी ग्रेविटी फोर्स जो है, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, वो कम लगेगा। और कोई भी पूछेगा आपसे कि आपका मास कितना है या आपका वेट कितना है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं 10 kg, नहीं, आपका हुआ मास है 10 kg, वेट नहीं है 10 kg। वेट अलग है, वेट फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास जो है वह फोर्स नहीं है, वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। बोथ आर डिफरेंट। मास और स्मॉल जी के प्रोडक्ट जो है उसको बोला जाता है वेट फोर्स, और यह फोर्स हमेशा बॉडी पर लगते रहता है जो जिस सरफेस पर है। अर्थ सरफेस पर अर्थ खींचते रहती है, हमेशा सेंटर की ओर खींचती है। जिन बच्चे का छूटे भी तो वो YouTube पर भी जाके देख के लिख सकते हैं, ठीक है। इधर मिटाऊं? इस तरह से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, क्योंकि ये 11th में था, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। क्या 11th का ही है ये। जो चीज़ का डिटेल 12th में है उस चीज़ का डिटेल अभी करना अच्छी बात नहीं है, समय बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे ही, और उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए, उसी समय उसको समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी जितना सा है इस चैप्टर में उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर जो फोर्स है आपका, ये फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 2 वर्ड से बना है, मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। यह बल कैसा है, यानी इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है इलेक्ट्रो वाला, दूसरा पार्ट है क्या, मैग्नेट वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रो से ही बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा क्या होगा इसमें, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लिखते जाना ये सब चीज। चुंबकीय बल, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर विद्युत बल। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? दोनों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं। किसको कहते हैं ये वाला फोर्स, ठीक है, किसको कहते हैं फोर्स? चार्ज का नाम तो सुने ही है आप लोग। एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, वही वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कोई दिक्कत? लिखेंगे द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी हो गया, 2 आवेशित वस्तुएं के बीच लगने वाले
आकर्षण या विकर्षण बल को क्या कहते हैं बाबू? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, दो स्थिर, यहाँ भी लिख सकते हैं तुम, टू स्टैटिक लिख दो, स्टैटिक। दो स्थिर आवेशित वस्तुएं के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कोई दिक्कत? चार्ज जब स्थिर रहेगा तब जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्थिर विद्युत बल। कोई दिक्कत? चार्ज जब मूव करता है उसी को करंट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? करंट जब चलता है किसी तार से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा? जैसा कि चुंबक करता है। यानी कहने का मेरा मतलब, अगर ये सब 12th में है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अगर कोई कंडक्टर से करंट पास हो रहा है मतलब चार्ज पास हो रहा है, यानी चार्ज गति में है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चार्ज अगर मोशन में है, दूसरा रुका हुआ है, तब फोर्स नहीं लगता। एक भी चल रहा है, दूसरा भी, यानी एक तार में भी करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर भी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। सटेगा नहीं। अगर एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का इधर है तो अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा कि मैग्नेट को रखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट को रखोगे, अट्रैक्ट हो जाएगा। एक साउथ दूसरा नॉर्थ, सॉरी एक साउथ दूसरा भी साउथ, तो रिपेल हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर चार्ज देखो, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, नहीं तो अट्रैक्ट होगा। एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो रिपेल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। यानी जब चार्ज चलेगा तब यह फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखेंगे हम लोग द फोर्स, लिखिए, अब लिखिए, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है? करंट। मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है? करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और या टू मैग्नेटिक चार्ज, मतलब मैग्नेटिक चार्ज का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दो गतिमान आवेश, जिसको हम लोग धारा कहते हैं, करंट, या दो चुंबकीय आवेश, जिसको हम लोग ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ध्रुव प्रबलता के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल कहते हैं।
लिखो इसको, लिख लिया है? बोलना, जो नहीं लिखेगा तो हमको बोलोगे तब ना हम समझेंगे। इसको मिटाऊं? थोड़ा फास्ट चलो, बेनिफिट आप ही को मिलेगा। नहीं, एक लाइन पढ़ा के इतना लेक्चर, ये इतना लच्छेदार शब्दों में हमको बोलने आता है ना, क्लास ख़त्म कर दूँगा। बर्डन कम पड़ेगा आप पर, चीज़ कम सीखिएगा, लगेगा कि जो क्लास में पढ़े वही है, केमिस्ट्री वही है, फिजिक्स वही, मैथ नॉट, वो नहीं है। ठीक है, वो रॉन्ग तरीका है। वो सब क्या है जो नहीं पढ़ने वाला है, जो पढ़ने के लिए आया ही नहीं है, उसको लगता है कि बिना मेहनत किए, अगर उतने आसान रहता केवल 1 घंटा क्लास करके हम फिजिस्ट बन जाते, केमिस्ट्री बन जाते, तो समझ जाओ सब आज के देश में फिजिस्ट रहता। ठीक है, सभी भौतिक शास्त्री होता। चीज़ें को देखिए बच्चों, अब वो फोर्स कैसे लगेगा, कब एट्रैक्शन और कब रिपल्सन, ध्यान से देखो। देखो, अगर कोई ये बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है, मास रहता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्शन, लेकिन इस पर चार्ज है। चार्ज को Q से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? मान लो इस पर Q1 चार्ज है और इस पर क्या है? Q2 चार्ज। कोई दिक्कत? एक पर प्लस चार्ज है तो दूसरे पर क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच फोर्स लगाए, दोनों का यह लाइन है, ये लाइन एक्चुअल में होता नहीं है, हम लोग दिखाते हैं। फिर यह डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम लोग R से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? एक प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तब फोर्स जो लगता है, यहाँ फोर्स लगेगा और यह फोर्स एट्रैक्शन होगा। कैसा होगा? एट्रैक्शन। यहाँ पर फोर्स जो लगा, ये फोर्स जो है, ये कैसा फोर्स है? एट्रैक्शन वाला फोर्स है, आकर्षण बल है। ओके, अब इसका भी नियम दिया है, कितना लगेगा, नहीं समझे? जैसे उसको न्यूटन ने बताया था ना, इसको कूलम ने बताया है। अब उतना नियम लिखने हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे नियम से इन फार्मूला लाए थे, F = G m1 m2 बाय r स्क्वायर, नहीं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के गुणनफल का, नहीं डिस्टेंस का वर्ग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीज़ उतना नहीं करना है, क्योंकि 12th में इसका डिटेल है। ठीक है, इतना जानिए कि ये हो गया एट्रैक्शन। अब देखिए रिपल्सन कब होता है, ये देखिए, यही बॉडी है, दूसरा यही बॉडी है। ओके, अगर इस पर माइनस चार्ज है और इस पर क्या है? माइनस चार्ज है, अच्छी बात है, फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा सेम चार्ज है, रिपल्सन। ठीक है, कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन। या ऐसा हो सकता है कि यही बॉडी है और इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी क्या है? प्लस चार्ज है, तो कैसा फोर्स लगेगा? दोनों केस में रिपल्सन लगेगा। यहाँ पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी क्या लग रहा है? रिपल्सन। Fr का मतलब क्या हुआ? रिपल्सन। क्या हुआ इसका मतलब? रिपल्शन मतलब विकर्षण। इतना सब जानता है। सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो एट्रैक्शन। यानी यह दोनों रिपेल होगा, ये दोनों, कोई दिक्कत? एट्रैक्ट हो रहा है ये दोनों, यानी का नहीं, यानी क्या है? ये देखिए, ये खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है इसको, तो ये एरो है। ध्यान से देखो, इसका जो फोर्स है उसके लिए ये वाला एरो है। गहराई है यहाँ बात में। इसका जो फोर्स है ये वाला एरो है और इसका जो फोर्स है ये वाला एरो है। लेकिन यहाँ पर ये धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मारेगा नहीं, इसका वाला, यानी इसका यहाँ पर ये वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी धक्का मारेगा। इस चीज को यहाँ नहीं दिखा के कोई आदमी ऐसे दिखा देता है, इधर और इधर, एक ही बात है ना। एरो, इस एरो को, ये जो इधर है उसको हम ऐसे दिखा दिए, कोई दिक्कत?
और जो इधर है उसको हम लोग ऐसे दिखा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन, इसका जो मान है एक ही आता है। चाहे खींचें, किसी भी चीज़ को खींचो या धक्का दो, एक ही बात है ना, ठीक है। ये जो फोर्स आता है, जैसे उसमें G आया था, क्या आया था? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ G कांस्टेंट था, यहाँ पर एक K कांस्टेंट आता है, हाँ ठीक है। और m1 ना आके q1 हो जाएगा, m2 ना आके q2 हो जाएगा, बाकी सब सेम चीज़ रहेगा। बताएंगे, वहाँ G बताया था ना 6.67 इंटू 10 पर पावर -11। यहाँ पर जो है K, ये K 9 इंटू 10 पर पावर 9 होता है। कहाँ में? हवा में। कहाँ में? हवा में। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब Q1 जैसे उसमें M1 M2 और R दिया रहता था, यहाँ पर Q1 Q2 और R दिया रहेगा, एकदम एक जैसा। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। हम बहुत कॉम्पैक्ट करके इसको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसका भी विस्तार उसी तरह से, उससे भी ज़्यादा विस्तार है इसका, लेकिन इसका डिटेल हम लोग बाद में करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब। अब चुंबकीय बल में देखिए, इसमें था क्या? एक तो गतिमान आवेश होना चाहिए, दो बात आ गया इसमें, आया नहीं आया? एक तो गतिमान आवेश के बीच भी एट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है, यानी करंट जब पास करेगा तो एक चुम्बक भी रखेंगे तो, ठीक है। तो इसमें फिर से दो बताते हैं, यानी लिखो फॉर मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। गतिमान आवेश के लिए, ओके। ध्यान से देखो बाबू, एक तार है ये, एक ये वायर है, दूसरा भी ये वायर है। अगर करंट इसमें I1 जा रहा है, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, बोलो जल्दी से, और दूसरा क्या है? ये I2 है। दोनों अगर R डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब दोनों में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन, यानी इधर लगेगा फोर्स और इधर, ठीक है। कोई दिक्कत? सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ दोनों को रिपेल करेगा। ये कर रहा है उसको, तो ये कर रहा है इसको, और ये जो रिपल्सन होगा, ठीक है। और एट्रैक्शन कब होगा? एक इधर जा रहा है और दूसरा, अगर इधर करंट जा रहा है और ये डिस्टेंस R डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है? तब एट्रैक्शन होगा, यानी ये भी खींचेगा इधर FA, और ये भी खींचेगा किससे? एट्रैक्शन। तो एट्रैक्शन हो या रिपल्सन, फोर्स क्या रहेगा? बराबर। एट्रैक्शन हो या रिपल्सन, फोर्स क्या लगता है? बराबर। और ये जो एट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है, यानी मैग्नेटिक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? ये अब नाम लिख दो तुम लोग, काहे कि ज़्यादा फोर्स हो गया भूल जाओगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, कल जो सीखे थे Fg कर देना है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो सीख रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है? किसके बीच? चार्ज जब गति कर रहा है, नहीं अर्थात करंट पास कर रहा है, ये जो फोर्स होता है यहाँ पर भी होता है K। क्या होता है? K इंटू I1 इंटू I2 बाय R। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर जो ये K है, इसी K का नाम है म्यू 0 बाय 4 पाई, कांस्टेंट है। इसका मान होता है 10 पर पावर -7। जैसे ये जो K है, ये K, यहाँ पर भी K का मान होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कांस्टेंट है, इसी का मान कितना होता है? इतना। यानी K का फाइनल क्या मान याद रखना है? 9 इंटू 10 पर पावर 9। कोई दिक्कत? ग्रेविटेशनल फोर्स में G का मान 6.67 इंटू 10 पर पावर -11। स्मॉल g अलग चीज़ है,
ठीक है, वो 9.8 होता है। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना, मैग्नेट में 10⁻⁻7। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये हुआ मूविंग चार्ज के बीच फोर्स, ठीक है। अब लिख रहे फॉर टू मैग्नेट, मैग्नेट रहेगा दो चुंबक के लिए। बच्चों ध्यान देना, देखिए जैसे एक चुंबक है ये, एक चुंबक है ये, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इसमें होता है क्या क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर ये मैग्नेट है दूसरा, इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल रहेगा तो इसके चार्ज को +m से दिखाते हैं, मास नहीं है, मैग्नेटिक चार्ज को दिखाए, किसको? या इसको ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव प्रबलता। ये प्लस के तरह बिहेव करता है नॉर्थ वाला, साउथ वाला किसके तरह? माइनस के तरह। ये भी तब क्या हो जाएगा, प्लस, इसको m1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, m2। नॉर्थ को जब रखोगे तब यह रिपेल करेगा, क्या करेगा ये? रिपेल। यहाँ पर फोर्स जो लगेगा रिपल्सन। कोई दिक्कत? या तुम साउथ को रख दो, किसको रख दो? एक रखे किसको? साउथ को, ये साउथ है, ये रखे क्या? नॉर्थ। फिर ये मैग्नेट बनाए और यहाँ पर रखे साउथ, दूसरे को रखे क्या? नॉर्थ। बच्चों ध्यान दो, साउथ है, यानी ये भी -m है और ये भी -m1, दोनों के बीच फोर्स लगेगा। ये भी जो फोर्स होगा ये भी क्या होगा? रिपल्सन। कैसा होगा? ये जो Fr हुआ कैसा? रिपल्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? रिपल्सन का मतलब विकर्षण। दिक्कत है तो बोलो। अगर यदि यही मैग्नेट है, अगर यही मैग्नेट है, एक रहा आपका ये नॉर्थ पोल है, क्या ये? नॉर्थ पोल, और ये साउथ, और दूसरा मैग्नेट ये है और ये है दे दिए साउथ पोल और ये दे दिए क्या? नॉर्थ पोल। यानी नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ को प्लस में, अच्छा रहेगा, इधर 1 कर दो, इसको क्या कर देते हैं? 2। इसको 1 कर दो, इसको क्या कर दें? 2। उसी टाइप से 1 कर दो और इसको क्या कर दें? 2। अच्छा लगता है। ये माइनस हो जाएगा तो दोनों के बीच जो अब फोर्स लगेगा ये कैसा लगेगा? एट्रैक्शन। कैसा लगेगा? Fa है, मतलब एट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ गया होगा। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स का फार्मूला होता है K m1 × m2। मास नहीं समझ जाना है, पोल स्ट्रेंथ है, बाय r²। कोई दिक्कत? और यहाँ पर जहाँ मतलब वेयर K जो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है μ0/4π, μ0/4π। इसका वैल्यू 10⁻⁻7 SI यूनिट जो भी हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखा नहीं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब दो तरह का है। कितने तरह का था? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दूसरा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला आ गया K Q1 Q2/r²। और मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच? दो मूविंग चार्ज के बीच भी लग सकता है या दो मैग्नेट। क्योंकि मूविंग चार्ज जो मैग्नेट काम करता है वही काम कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, नहीं? इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ये करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। मैग्नेट है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। चीज़ें समझ में आ गया? और देखो जितना भी चीज़ लिखे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, उसमें सब कुछ, ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ये भी, लेकिन इसमें एक खासियत क्या हुआ?
अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब बातें उसी का होगा। एक डब्बा बना के सब फोर्स के बारे में लिख देंगे, लिख लीजिए। मेरा वो बज रहा था। अब छोटा सा बचा है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसका अभी कोई फार्मूला नहीं आया है, ठीक है। उस चीज को भी नहीं होगा तो हम शाम में पढ़ा के अपलोड कर देंगे क्या? कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसमें चैप्टर 3। क्या बोले? हाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। या तो कहोगे कल पढ़ा देंगे उसको, ठीक है कल पढ़ा देते हैं। परसों से इसमें 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, 3रा चैप्टर, और दूसरा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। कुछ तो करोगे तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं समझे? काहे कि हम इस बार नहीं पढ़ाएं तो अगले बार पढ़ा लेंगे, लेकिन आप अगर इस बार नहीं पढ़ोगे तो फिर फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका। एकदम 11 से लिंक करता है 12, ठीक है। और कॉपी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉपी में चीज़ें नहीं हैं तो आप पढ़िएगा किसको, रिवाइज किसको कीजिएगा? ऐसे चीज़ें जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार देखने के बाद दिमाग में सेट हो जाता है, इसीलिए मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।